हेलो बच्चों, आप सबको जय हिंद। आज हम करेंगे क्लास 7 मैथ और इसमें अध्याय 7 रहेगा। त्रिभुजों की सर्वांग समता पाठ का नाम है त्रिभुजों की सर्वांग समता। तो इसमें हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हमें सर्वांग समता के बारे में पता होना चाहिए। सर्वांग समता होता क्या है। अब सर्वांग समता समझने के लिए जैसे आपके पास ये चित्र हैं, आप ये देख रहे हो पिक्चर, ये स्टैंप है, ठीक है, और ये दूसरी स्टैंप है। ये दोनों स्टैंप बिल्कुल एक दूसरे के हूबहू हैं। एक स्टैंप के ऊपर दूसरी स्टैंप अगर हम रख दें तो वो एक दूसरे को ढक लेते हैं। जैसे ही आप ये पिक्चर देख रहे हो, इधर ब्लेड हैं, अगर हम ब्लेड के ऊपर ब्लेड रख दें तो एक दूसरे को ढक लेते हैं। तो ये सभी पिक्चर्स हैं जो एक दूसरे को ढक लेती हैं। तो ऐसी आकृतियाँ जो एक के ऊपर दूसरी रखी जाएं और उसको ढक ले पूरा पूरा, तो उसे सर्वांगसम कहेंगे। सर्वांगसम का मतलब बिल्कुल उसकी फोटोकॉपी या बिल्कुल उसके जैसा जुड़वा कोई भी चीज हो, ठीक है। तो दो वस्तुओं के सर्वांगसम होने के संबंध को सर्वांगसमता कहते हैं। सर्वांगसम का मतलब सर्व अंग समान। सर्व अंग समान यानी दो वस्तुएं सर्वांगसम होंगी यदि उनके सभी अंग बिल्कुल एक दूसरे के समान हैं। जैसे हम कहते हैं दो जुड़वा भाई हैं, तो वो दोनों के बिल्कुल सब कुछ सेम होता है, तो हम उन्हें सर्वांगसम कह सकते हैं, ठीक है। तो जैसे एक ही कंपनी के दो ब्लेड हो गए, एक ही कंपनी के दो सेम साइज की कोई भी वस्तुएं दो हो सकती हैं, तो वो सर्वांगसम कहेंगे, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद है आपके पास तल आकृतियों की सर्वांग समता क्या होती है। तल आकृतियों की सर्वांग समता वो होती है यदि जैसे आपके पास ये चित्र है F1 और F2, ठीक है, F1 और F2 दो चित्र हैं। अगर इनके तल बिल्कुल एक जैसे हैं, एक समान हैं, तो हम उन्हें कहेंगे तल आकृतियों की सर्वांग समता। जैसे आपके पास ये दो पिक्चर्स बनी हुई हैं, एक और ये दूसरी है, तो ये दोनों पिक्चर्स अगर ये इस F2 को हम उठा के F2 पिक्चर को उठा के अगर हम F1 के ऊपर रख दें तो इसको पूरा पूरा ढक लेती है। तो इस तरह की आकृतियों को हम, ठीक है, यदि ये आकृतियाँ एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक लेती हैं तो उन्हें हम सर्वांगसम कहते हैं। तो इस तरह की आकृतियों को क्या कहेंगे, सर्वांगसम। फिर हमारे पास आते हैं रेखाखंडों की सर्वांग समता। रेखाखंडों की सर्वांग समता क्या होती है, देखो अब ये दो रेखाखंड है हमारे पास, एक है ए बी, ठीक है, और एक सी डी। ए बी और सी डी दो लाइनें हैं ये पिक्चर एक में। तो ये दोनों एक दूसरे के लंबाई में एक समान है, एक दूसरे को पूरा पूरा ढक सकती हैं। लेकिन जो दूसरी पिक्चर है इधर पी क्यू और आर एस, तो ये एक दूसरे को दोनों ढक नहीं सकती क्योंकि एक छोटी एक बड़ी है। तो हम कहेंगे जो ए बी और सी डी रेखाखंड है पिक्चर एक में, ये एक दूसरे के सर्वांगसम है क्योंकि एक दूसरे को ढक लेती हैं। लेकिन पिक्चर बी में ये सर्वांगसम नहीं है। तो जब ये सर्वांगसम होती है तो हम इस तरह इसको ऐसे लिखते हैं, नीचे देखिए ए बी रेखाखंड लिखेंगे और ये सर्वांगसमता का चिन्ह है, दो लाइनें और ऊपर इस टेढ़ी मेढ़ी लाइन एक। तो ए बी रेखाखंड जो है सर्वांगसम है सी डी का। तो इस तरह से आपने लिखना है, जब भी दो वस्तुएं सर्वांगसम होती हैं तो उनके बीच में हम सर्वांगसमता का चिन्ह लगाते हैं, जैसा यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये दो रेखाखंड सर्वांगसम होंगे यदि उनकी लंबाई एक समान होगी, ठीक है। तो उसके बाद है, तो रेखाखंडों की सर्वांगसमता का आप जब भी नियम लिखोगे तो आप ये लिखोगे, यदि दो रेखाखंडों की लंबाई एक समान या बराबर है तो ये सर्वांगसम होते हैं, और यदि रेखाखंड सर्वांगसम है तो उनकी लंबाई एक समान होती है, ठीक है। तो जब ए बी और सी डी दोनों बराबर हैं तो हम लिखेंगे ए बी रेखाखंड सर्वांगसम सी डी।
सर्वांग जब भी लिखनी है आपने तो ये आपने इस तरह से ये चिन्ह बीच में लगाना है, इसके 2 लाइनें और एक ये चिन्ह। तो ए बी रेखाखंड सर्वांग सी डी, यानी 2 रेखाखंड सर्वांग होंगे यदि उनकी लंबाई एक समान है। ठीक है बच्चों, आगे है हमारे पास कोणों की सर्वांग। अब कोणों की सर्वांग क्या होगी? कोण यदि एक समान है, जैसे पिक्चर 1 में 40 डिग्री का कोण बना हुआ है और बी में 40 डिग्री का, दूसरे में 40 डिग्री, तो दोनों कोण 40-40 डिग्री के हैं और ये 30 डिग्री का है थर्ड में और फोर्थ में 40 डिग्री का है। तो हम कहेंगे जो 1 और 2 और जो चौथी पिक्चर है 40 डिग्री के, जितने 3 कोण हैं तीनों एक दूसरे के सर्वांग हैं, क्योंकि यदि हम एक कोण को उठा के दूसरे के ऊपर रख दें तो वो एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेते हैं। तो जितने भी कोण समान डिग्री के होते हैं, समान अंश के होते हैं, उन वो सर्वांगसम कोण कहलाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे इसका उत्तर? यदि 2 कोणों की माप समान है तो सर्वांगसम होते हैं, और यदि 2 कोण सर्वांगसम हैं तो वो समान होंगे एक दूसरे को। और कोण को कैसे लिखेंगे? यदि ये 2 कोण बराबर हैं तो हम कहेंगे कोण ए बी सी सर्वांगसम कोण पी क्यू आर। यदि 2 कोण बराबर हैं तो हम उनके बीच में ये सर्वांगसमता का चिन्ह डाल सकते हैं। तो यदि कोण बराबर हैं तो वो सर्वांगसम है, यदि सर्वांगसम है तो बराबर हैं कोण। ठीक है बच्चों, तो आपने ये सर्वांगसमता की परिभाषा लिखनी है। फिर हमारे पास आता है त्रिभुजों की सर्वांगसमता। अब हम पढ़ेंगे त्रिभुजों की सर्वांगसमता क्या होती है। तो त्रिभुजें सर्वांगसम क्या होगी? त्रिभुजें सर्वांगसम होंगी यदि वो एक दूसरे को ढक लेती हैं। जैसे ये आपके पास पिक्चर है 1 और दूसरी त्रिभुज है ये, तो ए बी सी त्रिभुज है और पी क्यू आर त्रिभुज है। यदि ये पी क्यू आर त्रिभुज जो है ए बी सी के ऊपर उठा के रख दी जाए और यदि पी क्यू आर ए बी सी को पूरा पूरा ढक लेती है तो ये दोनों त्रिभुजें सर्वांगसम कहलाती हैं। अब आप इस उदाहरण के द्वारा समझिए। यदि हमारे पास त्रिभुज ए बी सी है एक और दूसरी त्रिभुज पी क्यू आर है और ए बी सी और आर क्यू पी के अंतर्गत सर्वांगसम है, तो ए बी सी और पी क्यू आर है हमारे पास। तो ए बी सी के वे भाग जो निम्न के संगत हैं, तो जो P कोण है, जो कोण P है वो किसके संगत होगा? वो कोण किसके? इसके C के संगत होगा, क्योंकि देखो ये कह रहा है कि ए बी सी संगत है आर क्यू पी, यानी ए कोणा जो है आर के बराबर होगा, बी कोणा जो है वो क्यू के बराबर होगा और सी कोण जो है वो पी के बराबर होगा। तो ये 2 त्रिभुजें जो आप देख रहे हो, ये पी कोण जो है वो किसके बराबर होगा? सी कोण के। ठीक है, ये लिखा हुआ है देखो, सी से ये लाइन जा रही है पी की तरफ। ए कोण जो है आर के जितना है और बी कोण जो है वो क्यू के बराबर है। तो अगर इस तरह से होगा तो ये दोनों त्रिभुजें समरूप होंगी, सर्वांगसम होंगी। ठीक है, तो आर पी जो रेखाखंड है वो किसके बराबर होगी? जैसे आर यहाँ पे आया और पी बाद वाला है, तो ऐसे ही ए पहले है और सी बाद में है, तो ए सी के बराबर होगा। ये आर पी जो है ए सी के बराबर होगा। तो जब भी 2 त्रिभुजें सर्वांगसम होती हैं तो हम उनको ऐसे लिखते हैं, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर। तो ये सर्वांगसमता का चिन्ह हम बीच में लगा देते हैं, 2 लाइनें और यानी बराबर का निशान और ऊपर एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन लगा देते हैं। तो ये त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर। तो इस तरह से आपने इसको याद रखना है। तो अब हम प्रश्नावली 7.1 करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे यदि 2 रेखाखंड सर्वांगसम हैं तो अगर वो सर्वांगसम है तो वो एक दूसरे के समान होंगे। कैसे होंगे? समान होंगे। ठीक है, फिर दूसरा है, जैसे 2 सर्वांगसम कोणों में से एक कोण आपके पास यदि 70 डिग्री का है
तो दूसरा कोण का माप भी 70 डिग्री का होगा, क्योंकि वो दोनों सर्वांग है, इसलिए एक दूसरे के समान होंगे। फिर सी पे जाते हैं। उसके बाद आपके पास है सी। तो सी में क्या होगा? तो सी पार्ट में देखिए, सी पार्ट में लिखा है इसने, जब हम कोण ए और कोण बी बराबर लिखते हैं तो हमारा वास्तव में अर्थ होता है कि वो एक दूसरे के समान हैं। ठीक है। ऐसे ही बी पार्ट में हमने क्या किया था, दो सर्वांगसम कोणों में एक कोण 70 है तो दूसरा कोण भी 70 डिग्री का होगा। और ए पार्ट में भी ये दोनों सर्वांगसम हैं, दो रेखाखंड सर्वांगसम है यदि उनकी लंबाई एक समान है। ठीक है बच्चों। और सेकंड क्वेश्चन में आप क्या लिख सकते हो, वास्तव में जीवन से संबंधित सर्वांगसम आकारों के कोई दो उदाहरण दीजिए। तो दो उदाहरण देने हैं, जैसे हमने एक ब्लेड लिखा हुआ है, यानी दोनों बिल्कुल एक ही जैसे आकार के होंगे। तो और एक आपके लिए छोड़ देता हूं, आपने कमेंट में डालना है इसको, अभी दूसरा सर्वांगसम आकार क्या हो सकता है, यानी जो एक दूसरे के बिल्कुल हूबहू हो, इस तरह की कोई वस्तु आपने सोचनी है। ठीक है। तो इसमें वैसे और भी काफ़ी हो सकते हैं, जैसे माचिस की डिब्बी हो सकती है, और क्या हो सकते हैं ये आप खुद सोचिए। फिर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। अब आगे है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। इसमें त्रिभुज ABC और FED दो त्रिभुजें दी गई हैं, और ये कह रहा है कि दोनों सर्वांगसम हैं, तो सभी संगत सर्वांगसम भागों को लिखिए। तो इसमें देखिए, ये त्रिभुज मैंने बनाई है ABC, और दूसरी त्रिभुज है FED। दोनों ये बोला है इसने कि ये दोनों त्रिभुजें कैसी हैं, सर्वांगसम। सर्वांगसमता का चिन्ह ऐसे होता है। ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुजें एक दूसरे के सर्वांगसम हैं। तो जब भी दो त्रिभुजें सर्वांगसम होती हैं तो उसके 6 भाग जो हैं संगत भाग सर्वांग बराबर होते हैं। संगत भाग का मतलब होगा, जैसे ये AB है तो ये FE बराबर के होंगे, यानी AB FE के बराबर होगी। तो मैंने लिख दिया AB बराबर FE। और भुजा BC बराबर ED, तो भुजा BC बराबर ED लिख दी। और तीसरा संगत भाग होगा AC बराबर FD, तो मैंने लिखा FD बराबर AC। ठीक है।
और फिर 3 कोण भी हैं इसके, तो तीनों कोण भी बराबर होंगे। तो ये कोण ए बराबर कोण एफ होगा, कोण ए बराबर कोण एफ, कोण बी बराबर कोण ई, कोण बी बराबर कोण ई, और कोण सी बराबर कोण डी। तो इस तरह से ये 1 2 3 4 5 6, तो 6 भाग होंगे, संगत भाग होंगे। तो ये 2 त्रिभुजें अगर सर्वांगसम होंगी तो ये संगत भाग उसके बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4th पे चलते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, यदि त्रिभुज डी ई एफ सर्वांगसम है त्रिभुज बी सी ए के। ठीक है, तो जैसे भी त्रिभुज का नाम दिया होता है वैसे ही हमें लिखना होता है। ऐसे नहीं आपने ए बी सी लिख दिया, अब ये बी सी ए दिया गया है तो बी सी ए ही लिखना पड़ेगा हमें, ऐसे नहीं भी ए बी सी लिख दिया। ठीक है, तो आपने ये बात खास कर ध्यान रखनी है। तो त्रिभुज डी ई एफ दिया गया है, सर्वांगसम है त्रिभुज बी सी ए के। तो ये कहा इसने कि जो दिए गए हैं क्वेश्चन में इनके संगत भाग लिखने हैं। अब जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर पहला है, इसने पूछा है कोण ई किसके संगत है, तो आपने ये कोण ई जो है ये कोण सी के संगत है, क्योंकि ई और सी दोनों एक दूसरे के बिल्कुल वहीं पे हैं। अगर इस त्रिभुज का ये कोणा है और इस त्रिभुज का भी वही कोणा है, तो जो कोण ई है वो कोण सी के संगत होगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही दूसरे पार्ट में पूछा इसने, ई एफ भुजा किसके संगत होगी या बराबर होगी, तो ई एफ भुजा जो है वो सी ए के बराबर होगी, क्योंकि ये दोनों सर्वांगसम हैं। फिर तीसरे पार्ट में इसने पूछा है कि कोण एफ किसके बराबर होगा, तो अब ये कोण एफ है और ये कोण ए है, तो ये दोनों संगत कोण है, तो संगत भाग ही बराबर होते हैं, तो कोण एफ और कोण ए बराबर होंगे। फिर चौथे पार्ट में डी एफ रेखाखंड जो है या भुजा है, डी एफ भुजा जो है बी ए के बराबर होगी। तो ये इस तरह से आपने करने हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को दबाइए। ठीक है बच्चों, और अपने दोस्तों को इसको शेयर भी करना है। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।